वक्त की खेल से निराश नहीं होते, वक्त की खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते। वक्त की खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो बच्चों, कैसे आप सब हो? आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12th का, जो कि है हमारा गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों से मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सबका बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम अब पास आ गया है। सो प्लीज अब आप एग्जाम पे फोकस कर दें और अच्छे से पढ़ाई करें। जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, यदि आपने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया है तो कृपया प्लीज आप उसको जाकर क्लियर कर ले। ठीक है, चलिए याद कीजिए, जो हमने क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हमने फिनिश कर लिया है। उसके बाद हम चल रहे थे, हम पढ़ रहे थे अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा जो पहला लेक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, वो भी हमने क्लियर कर लिया हुआ था। दूसरा लेक्चर था हमारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो वो भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों का सिस्टम्स तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिटेल में यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, याद कीजिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो, गैमीट, ठीक है, यहां से वर्ड आया क्या, गैमीट। ठीक है, और जेनेसिस मीन्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस जिसमें गैमीट मीन्स गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यदि आपको कोई डेफिनेशन पूछ दे तो क्या लिखोगे, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, formation of gamete in primary reproductive organ, formation of gamete in primary reproductive organ, ठीक, testes in male and ovary in female is known as गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, और गैमीट का जब आप बोलेंगे गैमीट, तो मेल में जो होता है स्पर्म, स्पर्म इन मेल sperm in male and ovum in फीमेल। ठीक है, जो गैमीट जो होता है, मेल के अंदर जो गैमीट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमीट होता है उसको ओवम बोलते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, चलिए पॉइंट लिखते चलिए। गैमीट formation occurs under the influence
of FSH एंड FSH का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंड इनहिबिट्स बाय इनहिबिन हार्मोन इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। चलिए लिखते हुए चलिए फटाफट से, इन मेल इनहिबिन हार्मोन releases on Sertoli cell and in females inhibin hormone is releases by granulose tissue. Next point, vitamin E helps in gametogenesis. Next point, due to the deficiency of vitamin E, due to the deficiency of vitamin E, the person can suffer from स्टेरिलिटी, ठीक है। फटाफट से नोट भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, समझ लीजिए इसको, पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। गैमीट फॉर्मेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, ठीक है। जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके कारण गैमीटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो इनहिबिट होता है वो एक हार्मोन के कारण, जिसका नाम है इनहिबिन, जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही ये सेक्रेट होते हैं, ठीक है। चलिए, इन मेल इनहिबिन हार्मोन रिलीजेस ऑन सर्टोली सेल, ठीक है। जो मेल के अंदर ये जो हार्मोन होता है, ये किसके द्वारा रिलीज होता है? ये रिलीज होता है सर्टोली सेल्स के द्वारा। और वहीं यदि बात करेंगे फीमेल्स में, तो फीमेल्स में एक टिश्यू होता है, ग्रेन्युलोज टिश्यू, जो कि इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद दूसरा है हमारा विटामिन ए हेल्प्स इन गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि विटामिन ई जो, जिसके बॉडी में जितना ज्यादा विटामिन ए का अमाउंट होता है, उतना ही ज्यादा उतना ही बेटर तरीके से उस पर्सन में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया हुआ था तब, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है। विटामिन ए, बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सभी का अमाउंट हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे विटामिन ए, यदि विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो उससे हमारी आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है, हमें आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि विटामिन डी की हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो वहां पे हमें जो लिथार्जी, हमें आलसी बहुत ज्यादा महसूस होगा, हमारे बॉडी में लगेगा कि हमें ताकत नहीं है। सेम वैसे ही यदि विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो वो गैमेटोजेनेसिस में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। इसीलिए हमेशा विटामिन ई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जिस पर्सन में विटामिन ई की एक्सेस कमी हो जाती है, ना के बराबर हो पाता है, उस पर्सन को हो सकता है कि वो स्टेरिलिटी से भी उसको गुजरना पड़े। ठीक है, अब देखिए स्टेरिलिटी क्या होता है और इनफर्टिलिटी क्या होता है, थोड़ा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी वैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ाऊंगा, बट फिर भी आपको मैं यहां पे पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जो इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, दोनों में ही क्या होता है कि जो फीमेल या फिर मेल जो होता है वो मम्मी या पापा नहीं बन पाता या पाती है। ठीक है, लेकिन इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट के बाद ठीक किया जा सकता है, और स्टेरिलिटी इसको आफ्टर ट्रीटमेंट भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। यानी कि जिसको इनफर्टिलिटी हो गई उसको मेडिसिन के द्वारा या फिर बहुत से प्रोसेस आते हैं, वो माँ या बाप बन सकता है, लेकिन वही जिसको स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो जाए वो मम्मी पापा कभी भी नहीं बन सकता। उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिनमें भी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए ये था स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी। सो ध्यान रखिएगा कि विटामिन ई की कमी के कारण उस पर्सन को स्टेरिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है हमारा oogenesis। ठीक है, देखिए यहां पे भी जैसे गैमेटोजेनेसिस में नाम से क्लियर था ना, कुछ ऐसा ही यहां पे भी नाम से ही क्लियर है। स्पर्मेटो इन द सेंस स्पर्म, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, सेम यहां पे ऊ मीन्स ओवम, जेनेसिस इन द सेंस फॉर्मेशन, इन द सेंस फॉर्मेशन। तो यदि आपको इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस को? द प्रोसेस in which formation of sperm, in which formation of sperm takes place in male primary sex organ, और वो कौन सा है? वो है टेस्टीज, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनता है मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जो कि होता है टेस्टिस, जिसमें स्पर्म बनता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वहीं यदि बात करेंगे oogenesis तो इसमें क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन
of ovum takes place in female primary sex organ is known as oogenesis। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की जब हम बात करेंगे वो कहां पे होता है, क्योंकि वो मेल गैमिट है तो ऑब्वियसली मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा, और वहीं यदि बात करेंगे oogenesis की तो ऑब्वियसली वो कहां पे होगा, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यानी कि ओवरी में होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई उसके टाइप्स की कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है। अब हम उसके बारे में डिटेल में उसके अंदर में घुसेंगे और डिटेल में जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और oogenesis के बारे में, क्योंकि यहाँ पे तो आपने जान लिया कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है ये भी आपको पता चल गया कि टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस क्या है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं जब हमने बात की oogenesis की तो जो ओवम होता है यानी कि फीमेल गैमीट जो होता है, ऑब्वियसली फीमेल गैमीट है तो इसका तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में डेवलपमेंट हो यानी कि ये बनेगा नहीं, तो ये कहां पे बनेगा, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यानी कि ओवरी में। तो जब ओवरी में ओवम का निर्माण होता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है अब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट में। चलिए अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे। ठीक है, स्पर्म जेनेसिस फॉर्मेशन पता चल गया। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, देखिए मेल के बॉडी में जो मेल जर्म सेल होता है, मेल जर्म सेल या फिर यहां पे स्पर्मेटोगोनियल सेल बोल दीजिए, स्पर्मेटोगोनियल सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इसी को मेल जर्म सेल। ठीक है, और याद कीजिए ठीक इससे कुछ दिनों पहले जो मैंने लेक्चर में जहां मैंने माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस बताया हुआ था, तो वहां पे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस का एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो भी देख लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ पे भी आपको वो चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, फिर मेल जर्म सेल, ये कैसा होता है, ये होता है 2n, इट मीन्स डिप्लॉयड। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है माइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है माइटोसिस का प्रोसेस। अब जैसे ही माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको प्राइमरी बोलते हैं, याद रखिएगा 1 डिग्री को प्राइमरी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब याद कीजिए जब मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉयड होता है। जब मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बताया हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लॉयड होता है, जब किसी डिप्लॉयड में माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो वो 2 डिप्लॉयड सेल ही बनाता है। तो यहां से ये क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये उससे पहले वाला क्या था 2n यानी कि डिप्लॉयड, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा,
ये होगा डिप्लॉइड। ठीक है, क्या होगा ये? डिप्लॉइड। तो यहां पे बन गया क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, याद कीजिए ये तो बात थी माइटोसिस की। जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मैंने बताया हुआ था मियोसिस दो प्रकार का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है उसमें मैंने बताया हुआ था कि मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और जो मियोसिस 2 था इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको लिखते भी चलिएगा जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस 1 सबसे पहले आया, तो यहां पे अब होता है मियोसिस 1। ठीक है, अब जब मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 में क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। भैया कम क्या होगा? तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम होगा। पहले कितना था? डिप्लॉयड। अब कितना हो जाएगा? हैप्लॉयड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 होता है तो वो बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और ये कैसा था? ये था हैप्लॉइड। इस चीज को मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा अब मियोसिस 2। मियोसिस 2, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन। हैप्लॉइड हैप्लॉइड ही रहेगा, अब उससे कम क्या होगा? अब बच्चे की जान लोगे क्या? तो मियोसिस 2 होगा। यानी कि जैसे ही अब मियोसिस 1, तो लिख लीजिए यहां पे भी, वहां से मैं मिटा दूंगा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और जो मियोसिस 2 होता है उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, इक्वेशनल डिवीजन। तो जैसे ही मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 के बाद वो बनाएगा स्पर्मेटिड। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसने क्या बनाया? अब उसने बनाया स्पर्मेटिड। तो ऑब्वियसली स्पर्मेटिड भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। ठीक है, अब जो ये स्पर्मेटिड बन गया, अब इसमें होगा मैच्यूरेशन। यानी कि ये क्या होगा? अब ये होगा अब मैच्योर। अब बच्चा जमीन पे आ गया, धरती पे आ गया, फिर वो मैच्योर जैसे होता है ना। ठीक है, जैसे आप लोग क्या हो, आप लोग भी 16-17 साल के एज में, जब आप इससे पहले थे, आप में मैच्योरिटी उतनी नहीं थी। धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है। जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे और मैच्योरिटी आएगी। जैसे जैसे खराब परिस्थितियों को देखोगे और बेटर तरीके से मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब मैच्योरेशन। ठीक है, अब जैसे ही इसमें मैच्योरेशन होगा, पता नहीं माइक थोड़ा सा शायद डाउन हो रहा है। चलिए फटाफट समझ लीजिए, यदि आप वॉइस की प्रॉब्लम आई तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में मेकअप कर लेंगे। ठीक है, होप ऐसा ना हो। तो उसमें क्या होगा? मैच्योरेशन। अब जैसे ही मैच्योरेशन होगा तो स्पर्मेटिड से वो बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। और इसी स्पर्म को क्या बोलते हैं? एक और नाम, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, या फिर इसी का एक और नाम इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड। और ये भी कैसा होता है? ये भी होता है एन, मीन्स हैप्लॉइड। ठीक है, कहीं माइक दिक्कत ना करे, दूसरा माइक लगा ही लेते हैं।
चेक कर लेता हूँ मैं इसकी कनेक्टिविटी। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, ओके, हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। चलिए, क्लियर है। चलिए, हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटिड में मैच्योरेशन होगा। अब मैच्योरेशन के बाद ये क्या बना देगा, प्रॉपर एंथेरोजॉइड, जिसको स्पर्म बोलते हैं, या फिर स्पर्मेटोजोआ, जनरली इसको हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम जो बोला जाता है वो स्पर्म ही बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। याद रखिएगा, जो सबसे पहले सेल होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, या फिर मेल जर्म सेल, कैसा होता है, डिप्लॉयड। माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद वो भी कैसा होगा, ऑब्वियसली डिप्लॉयड। उसमें फिर क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। अब जैसे ही मियोसिस 1 होगा तो उसके बाद वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगा, और इक्वेशनल डिवीजन के बाद वो बनाएगा स्पर्मेटिड, जो कि होगा हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड जो होगा स्पर्मेटिड, फिर उसमें मैच्योरेशन होगा, देन वो बनाएगा स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, जिसको एंथेरोजॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे नीट है तो यहां से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कितने हैं, एक एक दो। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कितने, दो। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हैप्लॉयड स्ट्रक्चर कितने, एक दो तीन। ठीक है, एक दो तीन, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं स्पर्म के बारे में, जो कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, बहुत बार एग्जाम में स्पर्म के बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो अब हम जानेंगे स्पर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, ये सारी चीज अब हम पढ़ेंगे। कहां पे, यहां पे। ठीक है, देखिए, जो उसका ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, इसको, जिसके पास होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक्रोसोम हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऊपर वाला पार्ट है तो ऑब्वियसली ये कौन सा पार्ट है, हेड। ये क्या है, ये है नेक। ये क्या है, ये है मिडिल पीस, मिडिल पीस। ये क्या है, ये है टेल। ये क्या है, फिलामेंट। इधर क्या है, तो इधर है न्यूक्लियस। अब जो ये वाला आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो है इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नीचे वाला डिस्टल सेंट्रियोल, नीचे वाला डिस्टल सेंट्रियोल। ये सब जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको एनर्जी की नीड क्यों होती है स्पर्म को, क्योंकि जब मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल का सीमेन होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है। उसी सीमेन में क्या होता है,
उसी सेमिनल फ्लूइड होता है और स्पर्म होता है। तो उसमें से जो स्पर्म है, सेमिनल फ्लूइड का कोई काम नहीं है, जो स्पर्म है वही तो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जो वहां पे स्पर्म होता है, अब वो जो आगे बढ़ेगा, वो जो वेजाइना से जो आगे बढ़ेगा फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, तो उसके लिए यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। हमें मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना हो, ठीक है, बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी जाना हो, या फिर वॉट एवर, यहाँ से वहाँ वॉकिंग वगैरह, रनिंग, कुछ भी क्यों ना करना हो, हमें किस चीज़ की नीड होगी? एनर्जी की। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। और फूड से एनर्जी हमें देता कौन है? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। एक हेड वाला पार्ट होता है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होता है, और जहां से ये ऐसे राउंड, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है, जहां से हल्का सा ऐसे टिल्ट होता है, हमारे पास वैसे टिल्ट हो रहा है, तो ये क्या बोलते हैं? नेक। इनमें भी क्या हो रहा है? टिल्ट हो रहा है, तो उस पार्ट को नेक। तो हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। टेल में ही क्या होता है? फिलामेंट होता है, जो इसको आगे चलने में मदद करता है। साथ ही इसका जो हेड होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होता है एक्रोसोम, जिसके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। जो हेड होता है, हेड के अंदर ही सेंट्रियोल और न्यूक्लियस भी होते हैं। अब न्यूक्लियस याद कीजिए, न्यूक्लियस क्या मैंने बताया हुआ था क्लास 11th में? न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? जो सेल के पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अल्टीमेटली ये क्या है? एक सेल ही तो है। ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, यही इन सबको कंट्रोल करेगा, ऑर्डर देगा कि भैया तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये था स्पर्म के बारे में। अब हम स्पर्म के बारे में कुछ इसके पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो स्पर्म के 5 पार्ट होते हैं। पहले 5 पार्ट का नाम लिख लेते हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो स्पर्म हैव 5 पार्ट्स, ठीक है। पहला क्या है? एक्रोसोम। इट इज कोनिकल शेप। इट इज conical shape. It is conical shape, present at the anterior part of sperm, ठीक है। यानी कि स्पर्म के एंटीरियर पार्ट में वो प्रेजेंट होता है। यानी कि एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे वाले भाग में वो प्रेजेंट होता है। ये क्या है? उसका आगे वाला भाग ही तो है। और इसी में क्या होता है? वहां पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, स्पर्म कंटेन्स sperm contains lysing enzymes, ठीक है। sperm contains, सॉरी sperm लिखा गया, sperm नहीं, एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन्स लाइसिंग एंजाइम्स। इस चीज को याद रखिएगा। ये भी एक VBI है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि स्पर्म के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा वो एक्रोसोम वाले पार्ट पे होता है, ठीक है। और ये स्पर्म बनता किससे है? इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बनता कैसे है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसका
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था हेड। हेड सिर वाला भाग। इट कंटेन्स न्यूक्लियस। ठीक है, घर के मुखिया को ही ये रखता है न्यूक्लियस, मैंने बताया हुआ था मेन होता है तो वही रखता है जिसके पास न्यूक्लियस विच कंटेन्स एंड ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। यानी कि हेड के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल, और वही जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर भी करता है। जेनेटिक मटेरियल का एग्जांपल जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये है उसका एग्जांपल, जेनेटिक मटेरियल का एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए तीसरा है हमारा पार्ट नेक। नेक 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 क्या होता है? इट जॉइंस it joins head to the middle piece of sperm। ठीक है, it contains proximal and distal सेंट्रियोल। ये क्या करता है? प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल को भी रखता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रोक्सिमल वाला जो होता है इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज responsible for first cleavage division in zygote। ठीक है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइगोट में जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये इसका काम क्या होता है? तो इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये जो फिलामेंट है उसका फॉर्मेशन करता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चौथा मिडिल पीस। मिडिल पीस के बारे में मैंने क्या बताया? इट contains 20 to 30 mitochondria in spiral manner। It contains 20 to 30 mitochondria in spiral manner, which is also known as powerhouse of
द सेल, ठीक है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा टेल। इट is responsible for sperm मोटिलिटी, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इट कंटेन्स फिलामेंट विच हेल्प्स इन मोटिलिटी, ठीक है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील। तो ये स्पर्म क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है ना, तो उसमें क्या करता है, तो उसमें ये जो टेल होता है वो उसका मदद करता है, क्योंकि टेल वाला ही जो पार्ट होता है स्पाइरल टाइप होता है ना, फिलामेंट जिसमें होता है, तो उसी के मदद से तो वो आगे बढ़ पाता है, और वो आगे बढ़ के फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद वो जाइगोट के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गए स्पर्म के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अब हम oogenesis के बारे में, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। जैसे मेल में जब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो इस साइड वाला जो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और ये वाला है oogenesis के बारे में, ठीक है। दिख रहा होगा, स्पर्मेटोगोनिया है, यानी कि स्पर्मेटोगोनियल सेल है, स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक। माइटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसने बनाया, उसके बाद फर्स्ट मियोसिस या फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटिड बनाया, डिफरेंशिएशन या फिर मैचुरेशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ बनाया, ठीक है। इसमें पहले कितना था 2n, और हमारे में कितना क्रोमोसोम होता है टोटल 2n की बात करें तो 46, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला जो है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी कैसा होता है 2n डिप्लॉयड। देखिए यहाँ पे आधा हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, स्पर्मेटिड n, और स्पर्मेटोजोआ वही तो है, मतलब n, याद रखिएगा, ठीक है। ये oogenesis का है, oogenesis का हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें भी oogonia होता है जो कि प्राइमरी oocyte बनाता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, और उसमें से ओवम बनता है। चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए ये है oogenesis का स्ट्रक्चर है, oogenesis कैसे होता है, अब यहाँ पे अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है ओवरी, और ओवरी आपको पता होगा, ओवरी किसको बोलते हैं, ओवरी क्या होता है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो ये है ओवरी, ठीक है, ये क्या है, ओवरी। अब ओवरी में जो ये है, ये क्या है, ये दिख रहा है आपको, नॉर्मली ये ओवरी है, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो होता है, ये छोटा छोटा सेल्स जो दिख रहा है, ये क्या है, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स। कौन सा सेल है ये, ओवेरियन फॉलिकल सेल है, जो कि ओवम बनाएगा। अब देखिए मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड एट बर्थ, ठीक है। जब फीमेल का जन्म होता है उसी टाइम पे उसके बॉडी में मिलियंस लाखों oogonia का निर्माण होता है, और उसमें से oogonia फॉर्म्ड एट बर्थ के दौरान, बट टिल प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी की एज में आती है
तब तक नंबर ऑफ ऊगोनिया डीजेनरेट, उनमें से बहुत सारे ऊगोनिया क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ठीक है, तो देखिए अब टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के आते आते तक अबाउट 60,000 to 80,000 ऊगोनिया रिमेनिंग टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक आते आते क्या होता है, उनमें ओनली 60,000 to 80,000 ऊगोनिया बचता है। अब वो जो 60,000 to 80,000 ऊगोनिया है, अब उसमें होगा क्या, ग्रोथ, क्या होगा, ग्रोथ। अब जैसे ही ग्रोथ होगा तो ग्रोथ होकर के वो बनाएगा प्राइमोर्डियल सेल, क्या बनाएगा, प्राइमोर्डियल सेल। प्राइमोर्डियल सेल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर डेवलपिंग प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट हो रहा होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग प्राइमरी oocyte, यहाँ पे प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल में होता है ग्रोथ, तो जैसे ही प्राइमोर्डियल फॉलिकल में हुआ ग्रोथ, अब ग्रोथ के बाद ये बनाता है प्राइमरी फॉलिकल, क्या बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल। और इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, जो oocyte जो होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, जो oocyte होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया जिसमें डेवलप्ड oocyte है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट बट अरेस्ट एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, क्लास 11th का चीज है ये, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपने नहीं देखा है लेक्चर तो देख लीजिएगा या फिर उसको कॉपी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोफेज 1 जो होता है उसके अंदर जो डिप्लोटिन स्टेज होता है उसमें वो अरेस्ट, रुक जाता है, यानी कि मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो होता है लेकिन रुक जाता है, कब, डिप्लोटिन स्टेज में, प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटिन स्टेज होता है उसी में वो रुक जाता है। ठीक है, टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसके आगे क्या होगा भैया, एट प्यूबर्टी फॉर्म मोर एस्ट्रोजन, सो फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जो कि पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा। तो जब अब देखिए प्यूबर्टी तक क्या हुआ, प्यूबर्टी तक क्या होता है कि वो प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। अब प्यूबर्टी जब खत्म होगा, तो जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होता है, यानी कि सॉरी प्यूबर्टी मतलब कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, वहां पे क्या था, प्यूबर्टी आते आते तक, यहाँ पे जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो फीमेल के बॉडी में ज्यादा एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब जैसे ही ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा तो वो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, और उसी फॉलिकल को तो बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां पे बन गया अब ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। बिफोर ओवुलेशन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, अब ओवुलेशन होने से पहले क्या होगा, यहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। जैसे ही पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, याद रखिएगा इसमें कुछ इस तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो बड़ा बड़ा ही बना देता हूं। याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसका बायोलॉजी में फिगर अच्छा, बेस्ट बायोलॉजी स्टूडेंट है वो, इसीलिए फिगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फिगर से बेस्ड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए जो अंदर वाला लेयर है वो क्या है,
जो अंदर मतलब इंटरना, बाहर मतलब एक्सटर्ना। तो जो बाहर वाला लेयर है, ये वाला बाहर वाला, इस बाहर वाले का नाम है थीका एक्सटर्ना। क्या नाम है? थीका एक्सटर्ना। जो ये अंदर वाला लेयर है, थीका इंटरना। क्या नाम है? थीका इंटरना। और ये क्या है? ये हैं थीका लेयर्स। थीका लेयर्स दो होता है, बाहर वाला थीका एक्सटर्ना और अंदर वाला थीका इंटरना। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको बेर के जैसे दिख रहा है वहां पे शेप में, उसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एंट्रम। इसको बोलते हैं एंट्रम। याद रखिएगा। ये जो आपको राउंडेड टाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। एंट्रम, और एंट्रम के आसपास जो वहां पे आपको गोल जैसे एक दिख रहा होगा, वह है मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। इसी को क्या करता है? स्पर्म जो होता है छेदते हुए एकदम आगे निकल जाता है, इसी जोना पेल्यूसिडा वाले लेयर में। इसमें भी कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इसमें भी सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। इसमें भी सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। तो वो था जोना पेल्यूसिडा। ठीक है। और इधर जो अंदर में जो सेल्स होते हैं, ये जो अंदर में जो इधर जो सेल्स होंगे, इधर भी सेल्स होते हैं, ऐसे पूरे में फैले हुए होते हैं सेल्स में, पूरे में सेल्स फैले हुए होते हैं। याद रखिएगा। और इसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। जी हाँ, कोरोना रेडिएटा। दिस इज नॉट अ वायरस, ये नाम है उसका, कोरोना रेडिएटा। ठीक है। और ये वाला जो एक बीच में आपको दिख रहा है, ये है पोलर बॉडी। क्या है? पोलर बॉडी। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये है सेकेंडरी oocyte। क्या है? सेकेंडरी oocyte। और उसके अंदर में जो आपको यहाँ पे छोटा सा ऐसे जो दिख रहा था, ये क्या था? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी से पहले वाले डायग्राम में मैंने दिखाया कि पोलर बॉडी होता क्या है। ठीक है। और ये वाला जो है, इसका नाम होता है क्यूमुलस ऊफोरस। ये जो दोनों है, इसका नाम होता है क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है। क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका एक ग्राफियन फॉलिकल, जिसको आप टर्शियरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं। बाहर वाला लेयर थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला लेयर थीका इंटरना। जो अंदर में जो कैविटी में एक छोटा सा शेप जैसे होता है, एंट्रम। एंट्रम के आसपास एक राउंडेड सर्कुलर शेप, जिसको बोलते हैं, एंट्रम के आसपास एक छोटा राउंडेड शेप, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोस। ठीक है। और जो अंदर में होता है, अंदर में, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। स्पर्म उसी को तो छेदता है, जोना पेल्यूसिडा को छेदते हुए ही अंदर तो भागता है, कोरोना रेडिएटा के अंदर घुसता है, लेकिन मेन जो वो उसको फर्टिलाइज करता है, वो किसको? जोना पेल्यूसिडा को। तो जोना पेल्यूसिडा को अंदर करके एंटर जाएगा। और जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ ही देख रहे हैं, सेकेंडरी oocyte क्या बनाता है? ओवम। और साथ ही साथ एक पोलर बॉडी भी बनाता है। ठीक है।
एक पोलर बॉडी भी बनाता है। तो वही वाला पोलर बॉडी ये है जो अपने आप रप्चर होके बॉडी से बाहर चला जाता है पीरियड्स या फिर किसी भी चीज के दौरान। और ये जो सेकेंडरी oocyte है यही आगे चल करके ओवम बनाता है और फिर इसी के अंदर स्पर्म घुसता है और इसको क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये था ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए जो ये ग्राफियन फॉलिकल है एट 14th डे LH इंक्रीजेज, जब पीरियड्स जो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है MC फीमेल्स में, तो उस MC में तो एक मिनट, तो वो जो MC होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका जो 14th डे होता है उस 14th डे पे क्या होता है, LH बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसी को बोलते हैं LH सर्ज। और LH के साथ साथ ही वहां पे FSH भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो ओवम बन गया ना भैया। तो जब इसके अंदर ओवम बन गया, ये क्या है, यह है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम बन गया। अब जैसे ही ओवम बन गया तो 14वें दिन पे क्या होता है कि LH सर्ज होता है, LH और FSH का अमाउंट एकदम हाई हो जाता है, इंक्रीज बहुत तेजी से करने लगता है, जिसके कारण LH सर्ज होता है और जिसके कारण रिलीज ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम रिलीज हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इसी को तो मैंने बताया था, इसी को तो बोलते हैं ओवुलेशन। रिलीज ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन। तो यहां पे क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया। देख रहे हैं यहां पे रिलीज्ड ओवम। ठीक है, जिसमें कि ये वाला क्या है, ओवम, और ये क्या है, पोलर सॉरी वहां पे तो हो गया था, यहां पे है आपका ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब ओवम रिलीज हो गया ना भैया, अब जब ओवम रिलीज हो गया तो यहां पे दो केस होंगे। क्या केस होगा, केस 1, केस 2, पुलिस वाला नहीं, दूसरा वाला क्या होगा, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। देखिए अब होगा क्या, यहां पे कौन सा केस होगा, एक तो केस होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यानी कि एक केस तो वो होगा जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और एक केस क्या होगा जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यह आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तो एक होगा केस 1, एक होगा केस 1 और दूसरा होगा यहां पे केस 2। ठीक है, केस 1 में क्या हो सकता है, इफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर, यदि फर्टिलाइजेशन ना हो केस 2 में, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, यानी कि दो केसेस होंगे, एक में फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और दूसरे केस में फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका जो कॉर्पस लूटियम है वो मेंटेन रहेगा। इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन कॉर्पस लूटियम remains maintain and continuously release प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यानी क्या होगा, यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका जो कॉर्पस लूटियम होगा वो रिमेन एकदम नॉर्मली रिमेन रहेगा, उसका स्ट्रक्चर टूटेगा फूटेगा नहीं, और कंटिन्यूअसली उसमें प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता भी रहेगा।
जिसके कारण क्या हो जाता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है और कंटिन्यूअस उसमें प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता रहता है, जिसके कारण नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल will stop and next menstrual cycle will stop and pregnancy start। ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा और प्रेगनेंसी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसको नोट करते रहिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए, जो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यहां पे, ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन यहां पर नहीं होगा तब उसका जो कॉर्पस लूटियम है उसमें क्या था, मेंटेन रहता है। लेकिन इसमें जो कॉर्पस लूटियम है, इफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर देन कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट। कॉर्पस लूटियम क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा इसका जो कॉर्पस लूटियम है। और ये क्या करेगा, एक येलो कलर का स्कार बना देगा एंड फॉर्म येलो कलर्ड स्कार कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टॉप हो जाएगा। रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन will stop and next menstrual cycle will start और उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यही था आपका गैमेटोजेनेसिस। एक यहाँ पे सेक्शनल व्यू देख लीजिए ओवरी का। ठीक है, क्या है ये, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, जिससे कि डाउट आपके पास एक भी रहे ही ना। ठीक है, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है यही होता है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, दिख रहा होगा ये ग्राफियन फॉलिकल, ये यहाँ पे ओवरी का सेक्शनल व्यू है। देखिए ब्लड वेसल होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल पहले बना, यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बना। एक्चुअली में यही तो था ग्राफियन फॉलिकल। सो यहाँ पे एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बना देगा। फिर मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा कि ये ओवम देख रहे हैं कितने प्यार से रिलीज हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब आपको पता ही है इसका क्या करना है। ठीक है, लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, दिल से लाइक करना है जी, बहुत मेहनत लगती है करने में, बनाने में। ठीक है, लाइक करना है। यदि कोई डाउट हो या फिर जो पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे आगे भी सब्सक्राइबर बढ़े, आपका भी भला हो, आपके सर का भी भला हो, हम दोनों का भला हो, तभी तो दुनिया चलेगी। ठीक है, शेयर कीजिए और मेन चीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।